नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग कंप्लीट साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं। आज फिजिक्स का चैप्टर 4 गुरुत्व के अधीन गति के सभी प्रश्न को देखेंगे। साथ में आप भी आंसर लगाइएगा और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका आंसर है ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था पहले ही कि पृथ्वी की ओर सारी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित होती है। ब्रह्मगुप्त जो है वो गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, है ना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। ये चार्ल्स न्यूटन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला है, ये ध्यान रखिएगा ना। इसका आंसर है आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक जो नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या होगा उसकी स्थिति। यानी कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? तो क्योंकि इसका क्या होता है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो होता है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, वो तल के अंदर रहती है, इसके वजह से वो नहीं गिरता। ठीक है ना। देखिए, गुरुत्व वह केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती, यानी कि जो डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच, अगर वहाँ दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता। ये कैसे होता? तो देखिए, पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला F बराबर ये गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है और m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर होता है। तो जो r स्क्वायर ये क्या है, वो डिस्टेंस है ना, उसका डिस्टेंस है। तो जो ये दोगुनी होगी, अगर बोला कि दोगुनी हो जाएगी तो ये स्क्वायर है, यानी कि 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, ये चौथा भाग हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा। तो उसका भार में क्या है, अपरिवर्तित रहेगा। यदि वस्तु कोई ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्योंकि निर्वात में कोई वस्तु को गिराते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हवा का या वायुमंडल का कोई विरोध नहीं होता है। तो निर्वात में कोई भी वस्तु गिराएंगे तो वो एक समय में ही साथ में जमीन पर पहुंचता है। नेक्स्ट है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा। तो वो क्या है, सभी साथ में पहुंचेंगे, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो वो क्या होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ये बात हो रही है कहाँ, हवा में, है ना, ये निर्वात वाली नहीं है। तो इसलिए लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी और लोहे की जो है गेंद वो पहले गिर जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी। नेक्स्ट है कि 2 गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी भूमि पर दोनों ए और बी
एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि गेंद के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, गेंदों का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, अतः दोनों गेंद समान वेग से एक साथ भूमि पर पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है और निष्कर्ष है ना, कथन और कारण का दिया हुआ है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये कारण इसका बता रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो देखिए, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग रहता है, ये तो सही है, ठीक ना, ये सही है। लेकिन ये क्या है, कारण में जो दिया है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये इसका कारण नहीं है। इसका कारण क्या मालूम, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ना, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का यानी कि जी के मान का 1/6 भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार जो है वो पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाता है, कथन सही है लेकिन आर जो कारण जो है वो गलत है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार, तो किसी पिंड का भार क्या होता है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है, तो ध्रुवों पर है ना, ये सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार, ये ध्यान रखना है, और न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार ये ध्रुवों पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धरती के घूमने की गति यानी कि घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो घट जाएगा। यदि मतलब धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए ना, तो वो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय 1 में विस्थापन यानी विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शित है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय 1 में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं किसमें है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ कोण पर आनत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गति का समीकरण यहाँ इससे ये बनता है, तो गति का समीकरण आपको याद रखना है। गति का समीकरण s बराबर हो जाता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या है फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो वेग बराबर क्या होता है, ये होता है u प्लस ए टी। ठीक है, u हो गया प्रारंभिक वेग है ना, और ए टी मतलब कि त्वरण और समय। ठीक है, तो इसमें प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, और जो ए है जो त्वरण है ना मीटर प्रति सेकंड के से समान त्वरण के साथ है ना, समान त्वरण के साथ ये गिराई जाती है। तो त्वरण कितना हो गया 9.8 ए, और टी समय कितना है 3 सेकेंड। तो अब क्या है कि 9.8 और इंटू 3 कर देना है, तो 98 तो ये कितना हो जाएगा 294 है ना, दशमलव यहाँ दे दिए, यानी 29.4 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान होगा। तो पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा, इसका आंसर है 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कैसे होता है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है वो होता है क्या dg/g गुना 100। ठीक है, इजकल टू में 2 ×
dr/r गुना 100%, ठीक है। तो इसमें क्या है, जहाँ m है ना नियत रहता है, ठीक है, द्रव्यमान जो है वो नियत रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 और गुना क्या है प्रतिशत जो होता है, ये परसेंटेज कितना है कम हुआ 1%, तो 1% क्या है ये यहाँ गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाता है कि 2% वृद्धि हो जाएगी, है ना। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो विनाशकारी भूकंप के कारण गुरुत्व का त्वरण क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होता है। 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होता है, या तो आप इसे लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, ठीक है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है, कहीं भी जाता है द्रव्यमान उसका सेम रहता है, यानी कि 100 kg है तो इसका कहीं भी चंद्रमा पर क्या होगा तो उसका 100 kg ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारहीनता होती है कहाँ, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता का मतलब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। इसका अनुभव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसका आंसर हो जाता ए, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, पृथ्वी के आकर्षण उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाता है। फिर से समझिए कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है। तो ये होता है केंद्राभिमुखी बल से, केंद्राभिमुखी बल से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखना है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति से गति करता है तो यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से प्राप्त होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुरुत्व जो है चारों में से सबसे प्रबल है, ये सही नहीं है, क्योंकि मालूम गुरुत्व बल जो होता है ना वो सबसे क्षीण बल होता है, सबसे कमज़ोर बल होता है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल वो समस्त मूलभूत बलों में क्या होता है, प्रबल होता है नाभिकीय बल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो जब वो लिफ्ट में ने वो ऊपर की तरफ जाता है, जब क्या त्वरित गति से ऊपर की तरफ जा रही हो तो वो अपना अधिक भार महसूस करता है। लोलक की कालावधि ये क्या होता है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ये इसका आंसर होता है बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों,
तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। सरल जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रज्वल आवर्तकाल जो है वो क्या होगा, तो इसका आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में ऑप्शन 4 दिया हुआ है, पूछा इनमें से कौन कौन सही है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सही है ये देखना है। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि कौन सही है, तो जैसे जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, ये सही है, ठीक है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोलक चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि वो जब चरम स्थिति पर पहुंचता है ना उसका त्वरण अधिकतम होता है, ये ध्यान रखना है, त्वरण अधिकतम होता है। तो ये वाला 3 गलत है ना। तो फिर है चौथा में कि सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये भी सही है ना। तो इसका आंसर हो जाता है 1 और 2 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो पेंडुलम घड़ी जो है वो शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, फिर वापस है ना वो वस्तु क्या वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है, वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 वाक्यांश दिया हुआ है। पहला है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, और कारण में कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। तो उपर्युक्त में से कौन सही है, तो ये मालूम ये दोनों चीज़ें सही है ना। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, और ज्वाला का क्योंकि अस्तित्व है ना गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कारण जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो भारहीनता की स्थिति में ना एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है वो गोलाकार हो जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, गोलाकार हो जाएगा। तो इस तरह से गुरुत्व के अधीन गति चैप्टर के सभी को प्रश्न होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।